Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's date is 12 August 2020 and the day is Wednesday. मजमून जनरल साइंस जमात नाहम 9th क्लास सबक नंबर 9 बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर का नेम है। और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे कंप्यूटर, रैम और रोम में फ़र्क और कंप्यूटर के बुनियादी हिस्से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 168 पे है। कंप्यूटर पर नोट लिखें। कंप्यूटर हेडिंग देनी है आपने। फिर कंप्यूटर एक ऐसा बरक़ियाती आला है जो दस्तयाब डेटा को प्रोसेस करके उसे 9th बर्क रफ्तारी से सही तरीन नताइज हासिल करता है। कंप्यूटर सिस्टम के बुनियादी हिस्से हस्ब ज़ैल हैं। कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं? एक का नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, स्टोरेज या मेमोरी यादाश्त का हिस्सा, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। ये कंप्यूटर सिस्टम के हिस्से हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास हम इनपुट यूनिट के ज़रिए डेटा सिस्टम यूनिट तक पहुंचाते हैं। इन इनपुट यूनिट डेटा को बरकरी तर्जुमों में पल्सेस में तब्दील कर देता है। इनपुट डिवाइसों में कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन जैसे रोशनी का कलम और स्कैनर वगैरह शामिल हैं। इनके ज़रिए डेटा मेमोरी में जमा हो जाता है जहाँ से हदायत के मुताबिक मतलूबा डेटा प्रोसेस होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में दो बड़े हिस्से होते हैं। एक को आप कहते हैं कि कंट्रोल यूनिट है और दूसरा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के दो बड़े हिस्से, एक कंट्रोल यूनिट जिसे CPU और दूसरा अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट जिसे आप कहते हैं ALU। ठीक है जी, आपके पास कंट्रोल यूनिट के जरिए पूरे कंप्यूटर के तमाम हिस्सों को मजमूई कारकर्दगी को कंट्रोल करती है। गोया ये कंप्यूटर का दिमाग है। ठीक है, जो CPU है आपके पास कंट्रोल यूनिट है, ये पूरे कंप्यूटर का मजमूई कारकर्दगी को कंट्रोल करती है। तो इसलिए कहते हैं ये कंप्यूटर का CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट आपके पास है रियाज़ियाती मंतिकी यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में डेटा के प्रोसेस के वो हिस्से मुकम्मल होते हैं जिनका ताल्लुक रियाजी या मंतक से होता है। आउटपुट मतलूबा मालूमात मतलूबा शक्ल में मुहैया करता है। आउटपुट डिवाइसों में मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर वगैरह शामिल हैं। अब आपके पास रैम और रोम में फ़र्क है। डिफरेंस क्या है? यादाश्त को ज़ख़ीरा करने वाले हिस्से की दो किस्में होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इब्तदाई या प्राइमरी यादाश्त के दो हिस्से होते हैं, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, जिसे आप कहते हैं कि रोम, और रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे आप कहते हैं रैम। रैम वो मुस्तकिल यादाश्त है जो कंप्यूटर में बवक्त साख्त मुहैया की जाती है और इनमें तमाम बुनियादी कोड और हदायत मौजूद होते हैं जो कंप्यूटर को काम करने के लिए तैयार करते हैं। रैम आर्जी यादाश्त है। जबकि कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो ये तमाम ज़रूरी डेटा और कोड सॉफ्टवेयर में काम करने के कबल यानी कि उससे पहले ये लोड कर लेते हैं। सानवी यादाश्त या सेकेंडरी स्टोरेज वो हिस्सा है जिसमें इस्तेमाल करना यूज़र कुछ अरसे के लिए मालूमात अपनी मतलूबा मालूमात ज़ख़ीरा कर लेता है। इस हिस्से में हदायत प्रोसेस शुदा डेटे में ज़ख़ीरा करने की ज़बरदस्त गुंजाइश होती है। इसके लिए बहुत सी किस्म के डिस्क ड्राइव या मैग्नेटिक डिस्क दस्तयाब हैं। मैग्नेटिक डिस्क की मकबूल तरीन किस्म को फ्लॉपी डिस्क कहा जाता है। ऐसी डिस्क जो प्रोसेसर में मुस्तकिल तौर पर फिट हो हार्ड डिस्क कहलाती है। कंप्यूटर सिस्टम का मरकजी हिस्सा CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। जदीद कंप्यूटरों में CPU मौजूद एक या दो माइक्रो प्रोसेसर मौजूद होते हैं। ये बासानी सर्किट बोर्ड में प्लग किया जाता है। यहाँ पर रैम और रोम चिप के अलावा दीगर हिस्सों से मुंसलिक हो जाता है और इस बोर्ड को मेन बोर्ड या मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक है क्लास, कंप्यूटर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको याद करना है। पेज नंबर 168 पे ये स्टार्ट हो रहा है आपके पास। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और उसमें से शॉर्ट भी बन सकते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
Assalamualaikum student. Today the date is 12 August 2020 and the day is Wednesday. जमात नाहम मजमून है आप लोगों का इस्लामियात इख्तियारी। आज हम पहले तो हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क्वेश्चन जो बुक पे गिवन था वो हम लोगों ने प्रॉपर पॉइंट्स के साथ किया। आज हम इसके मुख्तसर सवालात करेंगे जो आप लोगों को प्रॉपर एक नोट्स में बनाकर दे दिए गए हैं। नोट्स में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हम लोग पहले 6 शॉर्ट सवालात करेंगे। देखिए जी, पहला सवाल, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों ने अपनी कॉपी पर लिखने हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसको याद करना है। ठीक है जी। पहला सवाल है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कहाँ हुई? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के महल में इसकी बीवी की आगोश शफ़क़त में हुई। ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कहाँ हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के महल में इसकी बीवी की आगोश शफ़क़त में हुई, यानी कि उनकी परवरिश उनकी बीवी ने की थी, फिरौन की। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, हज़रत मूसा की पैदाइश कैसे हालात में हुई? तो आंसर देखिए, हज़रत मूसा की पैदाइश इस वक्त हुई जब फिरौन मिस्र के हुक्म से बनी इसराइल के लड़के कत्ल कर दिए जाते थे, लेकिन हुक्म खुदाबंदी ने हज़रत मूसा की परवरिश और हिफाजत का इंतज़ाम कर दिया कि इनकी परवरिश फिरौन के महल में। ठीक है जी। क्वेश्चन था हज़रत मूसा की परवरिश कैसे हालात में हुई, तो आपने वो हालात बताने थे, यानी कि क्या हालात थे जब फिरौन मिस्र के हुक्म से बनी इसराइल के जो लड़के थे वो कत्ल कर दिए जाते थे, लेकिन हुकूमत खुदाबंदी देखें कि हज़रत मूसा की परवरिश और हिफाजत का इंतज़ाम उन्होंने खुद किया और उसकी जो परवरिश हुई थी वो अल्लाह ताला के हुक्म से फिरौन के महल में उसकी बीवी ने की थी। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देखें, असा और यकैज़ा की वजाहत करें। ठीक है जी। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 2 मोजज़ात थे, असा और यकैज़ा। अब देखें, ये 2 मोजज़ात असा और यकैज़ा मीन चमकता हुआ हाथ, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसे अपनी जेब में हाथ को डालते तो वो चमकता हुआ बाहर आ जाता। तो हज़रत मूसा लोगों के सामने अपनी लाठी यानी कि असा को ज़मीन पर मारते थे तो वो असा की शक्ल इख्तियार कर लेता था। इसी तरह अपने दस्ते मुबारक को गिरबान के अंदर ले जाकर जब बाहर निकालते थे तो वो क्या होता था, वो चमकने लग जाता था। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखें, हज़रत मूसा को अल्लाह ताला ने कौन से 2 बड़े मोजज़ात अता फरमाए थे? तो कौन से 2 बड़े मोजज़ात थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 2 बड़े मोजज़ात असा और यकैज़ा दिए थे। असा क्या था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसको असा को ज़मीन पर मारते तो वो असा की शक्ल इख्तियार कर लेता था, और जो यकैज़ा था वो अपने दस्ते मुबारक को अपने गिरबान के अंदर ले जाते, जब उसको बाहर निकालते थे तो वो चमकता हुआ नजर आता था। क्लियर क्लास? 4 शॉर्ट क्वेश्चन देखें। अब 5वां देखना, क्या अल्लाह ताला हर इंसान से हम कलाम होता है? अल्लाह ताला हर इंसान से हम कलाम नहीं होता, बल्कि वो किसी ख़ास इंसान को हम कलामी के लिए चुन लेता है जो खुदा की जानिब से इंसानों की हदायत का फ़र्ज़ सरअंजाम देता है। क्लियर? 6 क्वेश्चन देखिए, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कैसे नबूवत से सरफराज किया? तो कैसे किया था, मैंने आपको लॉन्ग में भी इसकी पूरी डिटेल बताई थी कि हज़रत मूसा की दुआ पर अल्लाह ताला ने हज़रत हारून को इनका वज़ीर बना दिया था और इनको नबूवत से सरफराज कर दिया था। ठीक है जी। क्लास 6 शॉर्ट सवाल करवाए, एक लाइन के बिल्कुल सही समझ के इसको पढ़िएगा। रिटन नीट कॉपी पे बिल्कुल नीट अटैम्प्ट करनी है। ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। आप लोगों को जो पेंडिंग है इसके क्वेश्चंस वो फिर मैं आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है क्लास? नेक्स्ट टॉपिक पे आप लोगों से फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। बेटा जी, आज डेट है 12 अगस्त, डे है ट्यूसडे, सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिक्स फॉर जनरल ग्रुप, डायरी ऑफ 12 अगस्त, एक्सरसाइज 4.4, क्वेश्चन नंबर 3+4। ठीक है, ये आपकी डायरी है।
आप देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने ये किया है कि आपको उन्होंने एक घर है जिसकी उन्होंने वर्थ बताई है, जिसकी प्राइस बताई है 75 लाख रुपीज़। हमें बताया है कि वो 75 लाख रुपए का है, रेट बताया है 2% है, टाइम पीरियड बताया है कि 4 साल में ना आपने इसकी ना मतलब इस अमाउंट को ख़त्म करना है, ठीक है, आपने कितनी कितनी देनी है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट करेंगे, आप कहेंगे कि वर्थ ऑफ अ हाउस, हाउस की वर्थ है ₹75 लाख, ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ इंश्योरेंस, रेट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का रेट है आपके पास 2%, टाइम आपको उन्होंने बताया है 4 साल 4 ईयर्स। फर्स्ट ईयर पहले साल में अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने इंश्योरेंस मतलब आप दे रहे पहले 2 साल आपने दिए, 3 साल दिए, आपकी जो है इंश्योरेंस का जो रेट है 2% का वो उसमें कवर हो गया है, तो जो लास्ट वाला ईयर है, लास्ट वाले 2 ईयर्स की आप बात करें उनको फिर जीरो देंगे, फीस जीरो। फर्स्ट ईयर अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस एट द रेट ऑफ 2% हो जाएगा 2% ऑफ ₹75 लाख। 2% means कि 2/100 multiplied by ₹75 lakh, तो ये आ जाएगा ₹1,50,000। अच्छा, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि आपके पास ना इतने परसेंट जो है हर साल जो है आपके पास कमी आ रही है, मीन्स कि अगर डेप्रिसिएशन है 10% है इसका मतलब 10% वो डिक्रीज हो गया, रेट इसका कम हो गया, 10% इसका रह गया है हमारे पास ₹75 है, तो हमारे पास आ जाएगा 10/100 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय ₹75 लाख। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो है रिजल्ट आ जाएगा, अच्छा जी, हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया 10% के साथ, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे वो आएगा हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 10% के अकॉर्डिंग हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ₹75,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा डेप्रिसिएशन प्राइस, पहले तो हमने डेप्रिसिएशन कहा ना कि कितना मतलब डिक्रीज हुआ है, तो हमारे पास डिक्रीजिंग जो पॉइंट आया था वो आया था हमारे पास 75। डेप्रिसिएशन प्राइस कितनी आ गई हमारे पास जो है ₹75 लाख में से आपने माइनस कर दिया ₹75,000, आपका रिजल्ट आ गया ₹675,12340, ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं 6 लाख, ठीक है, 6 लाख आपके पास एट 75,000 आपके पास जो है अच्छा जी, आपके पास आ जाएगा 67,50,000 रुपीज। उसके बाद आपको क्या करना है सेकेंड ईयर दूसरे साल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, सेकेंड ईयर अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस एट द रेट ऑफ 2% के हिसाब से आपका रेट ऑफ इंश्योरेंस जो है, रेट ऑफ इंश्योरेंस, अच्छा आपके पास जो है 2% 67 लाख एट 50,000 का आपने 2% कैलकुलेट करना है, आपने क्या करना है फाइनल करेंगे, आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ₹1,50,000, याद है ₹1,50,000। उसके बाद आपने क्या करना है, ये तो 2% के हिसाब से आ गया आपके पास जो है इन दोनों को आप माइनस करेंगे, आपके पास आएगा 1,35,000। इसके बाद आपने डेप्रिसिएशन बतानी है, सेकेंड ईयर के डेप्रिसिएशन कि 10% मजीद कितना डिक्रीज हुआ है, तो डेप्रिसिएशन आपने किस रेट पे बतानी है, डेप्रिसिएशन 10% के
अकॉर्डिंग आपकी हो जाएगी 10% ऑफ ₹675,440 67,50,000। तो 10% आपने बताया कि अब इसमें मज़ीद 10% जो डिस्काउंट हुआ वो है 6,75,000। फिर आपने अब ये तो आपके पास डिक्रीजिंग पॉइंट आया ना, तो फिर आपने डेप्रिसिएशन प्राइस बतानी है। डेप्रिसिएशन प्राइस में आपने दोनों अमाउंट्स को माइनस किया, तो इसका मतलब है कि हमारे पास आ गई 60,75,000। अब तीसरे साल आपके पास अगर 2% के हिसाब से हुआ, तो अब 2% आपने फाइंड आउट करना है इसका। 2% इसका कैलकुलेट किया तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अब आप देखें कि चौथे साल में इंश्योरेंस अमाउंट आपकी ज़ीरो है, क्योंकि आपके पास जो उन्होंने परसेंटेज दी गई थी उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये कंप्लीट हो गया। आपके पास आ गया ₹0। इसका मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस आपके पास जो है पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल को मिला के आपके पास टोटल आपके पास 1 2 3 आपके पास बनती है ये 4,06,000 आपके पास बनती है 4,06,500 रुपीज़। क्लियर? ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने देखिए बेटा उन्होंने एक शॉप है जिसकी वर्थ नहीं बताई कि टोटल अमाउंट आपको नहीं बताई कि इसमें कितनी है। आप कहेंगे कि टोटल वर्थ है उस हाउस की हमारे पास या उस शॉप की, हम उसको नहीं मतलब हमें नहीं पता, तो हम उसको लेंगे कि लेट करते हैं वो कोई किसी एक्स के इक्वल है। अच्छा, ईयरली रेट ऑफ इंश्योरेंस, साल का जो उन्होंने इंश्योरेंस रेट बताया वो बताया 3% का। उसके बाद हमने बताया कि पहले साल जो फर्स्ट प्रीमियम है वो है हमारे पास 3%। तो 3% एक्स का टोटल अमाउंट का, तो 3/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो ये बनेगा 3x/100 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के मुताबिक उन्होंने आपसे कहा है कि जो आपके पास जो है फर्स्ट प्रीमियम जो है वो इक्वल है 21,000 के। आपको पता है कि जब भी हमने किसी अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास जो है एक इक्वल की कंडीशन होती है जिसके थ्रू हम लोग जो है कैलकुलेट कर। अच्छा जी, हमारे पास जो है आ जाएगा कि x इक्वल्स टू x निकालना है 100 जाके 21,000 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और 3 डिवाइड हो गया, हमारे पास बन गया 7 लाख रुपीज़। इसका मतलब है कि उस शॉप की जो वर्थ है मतलब अब कीमत है वो है 7 लाख। एक साल के बाद डेप्रिसिएशन रेट मतलब उसमें कमी आती है 5% की, तो डेप्रिसिएशन हो गया 5% किसका 7 लाख रुपीज़ का। 5% और 7 लाख को सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आएगा परसेंटेज का जब साइन हट जाएगा तो 5 डिवाइड्स बाई 100 मल्टीप्लाई बाई ₹7 लाख, तो आ जाएगा ₹35 लाख। डेप्रिसिएशन प्राइस आप देखिए वो तो डेप्रिसिएशन आया ना कि 35,000, डेप्रिसिएशन प्राइस आएगी, दोनों अमाउंट्स को माइनस करेंगे 6,65,000। उसके बाद दूसरे साल का प्रीमियम फिर 3% के मुताबिक, तो 3% आप इसका आएगा, सिंप्लीफाई किया 19,950 फुल अमाउंट पेड बाय प्रीमियम। तो सारी जो प्रीमियम अमाउंट है वो आएगी, एक 21,000 एक 19,950, तो ये आ जाएगी हमारी। तो क्लेम अमाउंट आपके पास जो है जो जिसका वो क्लेम कर रहा है कि 2 लाख रुपीज़ आपके पास जो है मतलब उसको प्रॉफिट चाहिए, तो बेनिफिट उसका मतलब है कि 2 लाख में से 40,950 रुपये आपने माइनस कर दिए, तो आपके पास बन गया, आपके पास आ गया 1,59,050। ठीक है, क्लेम अमाउंट आपने फिर जो क्लेम उसने बताया है कि ये दावा किया है उसमें से आपने जो प्रीमियम अमाउंट है वो माइनस कर दी। ठीक है, अच्छा जी, ये आपका आज का ये लेक्चर था 12 अगस्त का। इंशाल्लाह 13 अगस्त को नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।